सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो 11th का जो मेजरमेंट है, मापन वाला चैप्टर से इसके सारे आईएमपी क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चंस है एमपी बोर्ड की जो क्वेश्चन बुकलेट है उन पोर्टल के द्वारा जो पोर्टल पे डाली गई है उसकी मतलब एमपी बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। तो सीबीएसई के लिए और किसी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है। तो इस आप इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह शुरू से आखिर तक सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी के दो व्यासा विपरीत बिंदुओं ए और बी से चंद्रमा का प्रक्षेपण दिया गया है। प्रक्षेपण की दो बिंदुओं के बीच चंद्रमा पर आंतरिक कोण थीटा है और इसका मान दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट है। पृथ्वी का व्यास दे रखा है 1.276 × 10⁻⁷ मीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी निकालना है। तो चंद्रमा की हमको पृथ्वी से दूरी निकालना है। मान लो पृथ्वी हमारे पास और ये चंद्रमा है और पृथ्वी के दो जो बिंदु होते व्यास के परितः इसका जो कोण बनता है वो थीटा दे रखा है हमारे पास और ये थीटा का मान दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट। अब जब भी डिग्री दिया हो तो उसको मिनट में चेंज करना है। तो 1 डिग्री का मान 60 मिनट होता है, ध्यान रखना 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और प्लस 54 मिनट वैसे लिखा। ये डिग्री 1 डिग्री को 60 कर देना और 54 को उसमें प्लस कर देना, टोटल हमारे पास 114 मिनट आ जाएगा। सेकंड हमारे पास बी दे रखा है, क्वेश्चन में व्यास दे रखा है कि पृथ्वी का जो व्यास है ए से बी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी, व्यास दे रखा है 1.276 × 10⁻⁷ मीटर दे रखा है। ये दो चीजें अपने को दे रहे, क्या दे रखा है, थीटा, थीटा मतलब एंगल दे रखा है और दूसरा है इसका व्यास दे रखा पृथ्वी का। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना, डिस्टेंस चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फार्मूला हमने पढ़ रखा कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना बना थीटा, आर्क कितनी हमारे पास, चाप कितना है ये हमारे पास और दूरी कितनी है, रेडियस कितनी है, ये हमारे पास रेडियस है। तो इस प्रकार से हमारे पास कोण के सामने की भुजा आर्क कहलाती है, कोण के सामने की भुजा चाप कहलाती है, ध्यान रखना। और ये यहाँ तक की दूरी होती है। एक फार्मूला होता है कि थीटा इक्वल टू बी बाई डी या डी इक्वल टू, इसको इधर कर लेना, बी अपॉन थीटा। बी मतलब ये, डी मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डी। इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है व्यास की 1.276 × 10⁻⁷ और थीटा का मान ये दे रखा है 114 मिनट। अब यहाँ मिनट में दे रखा है तो अपने को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ रखा कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन होता है, या 1 डिग्री का मान 1 मिनट का जो मान होता है ना 1 बटे 60 डिग्री के बराबर होता है। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं पाई बाय 180 इंटू 1 बटे 60 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक डिग्री में पाई बटे 80 होता है तो 1 मिनट में 1 बटे 60 डिग्री होता है, 60 से वो डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो ये हमारे पास में 1 मिनट का मान आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 1/60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिनट का मान आ गया। यहाँ पर इस मिनट को हटा के ये मान रख देंगे पूरा, ये 1 मिनट इंटू 1 करके इसको ओपन कर सकते हैं पाई अपॉन 180 इंटू 60। तो ये मिनट में दिया, मिनट का मान ये वाला रखना, ध्यान रखना। इसको मिनट को हटा के ये ऊपर एक लाइन खींची रहती डैश, ये मिनट कहलाता है और इसका मान होता है 1 मिनट का मान होता है 1/180 इंटू 1/60 होता है। ये इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना, डायरेक्ट याद रखना। इसका ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाएंगे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम सिंपल पाई का मान रख के इसको सॉल्व करेंगे 3.124 जो भी मान आता पाई का 22/7 और इसको हम कैलकुलेट करने लेंगे। तो डी का जो मान आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आफ्टर कैलकुलेशन 3.84 इंटू 10⁻⁸ मीटर होती है। यानी चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो दूरी होती है वो 3.84 × 10⁸ मीटर के लगभग होती है। तो इस प्रकार से ये हम चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में देखो, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध है हमारे पास, ये आइंस्टीन ने दिया था m = m0 1/√v², यहाँ दे रखा है। अब ये कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है, लिखता है स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखिए। अब यहाँ पे एक संबंध c जो होता है वो अपने को यहाँ पर लगाना कि c कहाँ लगेगा। तो इस फार्मूले में देखो कि m = m0 1/v²। अब यदि इसकी लगाना कि नहीं लगाना ये अपने कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले अपने को v मान निकालते आना चाहिए। तो v मान हम डायमेंशन निकालेंगे,
तो यहाँ पर द्रव्यमान की मात्रा होती है और यहाँ पे द्रव्यमान की मात्रा, ये तो सही है। यहाँ कितना 1 और यहाँ पे v स्क्वायर, तो 1 और v स्क्वायर की मात्रा एक जैसी होना चाहिए डायमेंशन, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसकी भी विमा 1 आना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसको हम क्या करेंगे 1 लाने के लिए, ये हमारे पास ये फार्मूला दे रखा है कि C कहाँ पर लगेगा ये अपने को बताना है। अब C कहाँ लगेगा, तो देखो यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की विमा और 1 की विमा दोनों की एक जैसी होना चाहिए, मतलब वी स्क्वायर और 1 ये जो पद होता है, टर्म्स होता है, 1 माइनस लिखो या प्लस लिखो, दोनों की डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम राशि ही प्लस माइनस हो सकती है, ध्यान रखना। यानी 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी 1 ही होना चाहिए, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, भी पद टर्म्स कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये 1 कब आएगा, जब क्योंकि समान प्रकृति की भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। मेरे को पता है कि दो समान राशियां ही जुड़ सकती है, घट सकती है, अलग अलग राशियां कभी भी जुड़ेगी नहीं, समान राशियों का ही जोड़ या घटाव होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो वी स्क्वायर को 1 से घटाया नहीं जा सकता है, 1 से नहीं घटा सकते हम, अतः विमान राशि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी स्क्वायर से भाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, सी स्क्वायर से भाग डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि v क्या है, वेग है, c क्या है, वेग है, तो वेग से वेग कैंसिल हो जाएगा, इनकी दोनों की विमा एक जैसी हो जाएगी और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे समीकरणों को अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ जो है वो यहाँ पे भी लाना पड़ता है। इसकी विमा दोनों की विमा लिखे हम, v क्या है, वेग है, वेग की विमा क्या होती है LT - 1 वस्तु का वेग, c क्या है प्रकाश का वेग, इसकी विमा भी क्या होती है LT - 1, दोनों के डायमेंशन लिखे थे, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 यानी कहने का मतलब यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपान में सी स्क्वायर आना चाहिए, तभी ये फार्मूला शुद्ध होगा, नहीं तो गलत होगा। तो डायमेंशन से हम को पता लगाना कि सी कहाँ लगेगा, सी का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 आ रहा तो 1 वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर होगा, तो ही इसका मान 1 होगा, नहीं तो 1 नहीं होगा। यानी भौतिकी में समान राशियों का ही जोड़ या घटा होता है, यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 1 ही आना चाहिए, उसी तरह की राशि आना चाहिए जो यहाँ है, तभी इसका जोड़ इसमें होगा, नहीं तो अन्यथा जोड़ नहीं होगा। तो सही संबंध हमारे पास में क्या आ जाएगा, a = m0 √1 - v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास में है, मान लीजिए एक सरल दोलक है जिसका प्रभावकारी लंबाई l है और द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण g है, बीमी विधि से सूत्र की स्थापना कीजिए। एक सरल दोलक दे रखा हमारे पास में जिसका आवर्तकाल g दे रखा है, द्रव्यमान m दे रखा है, लंबाई l दे रखी है और गुरुत्वीय त्वरण g दे रखा है। इसकी पावर a लिखो, इसकी पावर b लिखो, इसकी पावर c लिखो। कोई भी प्रश्न हल करते समय ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि सरल दोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो विमी विधि से सूत्र की स्थापना करना आपने। तो डायमेंशन मेथड क्या होती है, हमने पढ़ रखा है कि जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो t प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा देंगे, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। दोनों पक्षों की विमा लिख देंगे, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर डायमेंशन लिख देंगे दोनों पक्षों की। t की डायमेंशन t जो होती है m0 l0 और t, इधर k कांस्टेंट है, द्रव्यमान की विमा m होती है, m की पावर a, लंबाई की विमा l होती है, l की पावर b और त्वरण की विमा LT - 2 होती है, LT - 2 की पावर c। इसको सॉल्व कर लो, m की पावर a, k को ऐसे लिखो, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर l की पावर यहाँ पे आएगी c और t की पावर -2c। पावर को नीचे डाल लेना, k m की पावर a, l की पावर यहाँ b है और यहाँ पर c है, तो b + c हो जाएगा और t की पावर -2c हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों की साइड्स के हमने डायमेंशन लिख दिए। अब क्या करना है, दोनों पक्षों की घातों की हम तुलना करेंगे, दोनों साइड के पावर की हम तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, कंपेयर करेंगे। यहाँ कितनी है, a की पावर कितनी है, यहाँ 0, यहाँ m की पावर a है और यहाँ m की पावर 0, तो इस m की पावर a को 0 के बराबर लिख देंगे, यानी a = 0 हो जाएगा। यहाँ l की पावर कितनी है b + c, तो b + c लिखेंगे और उधर कितनी है b + c 0 है,
इक्वल टू 0 कर देंगे। टी की पावर कितनी है -2c, इधर कितनी टी की पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। तो a की पावर a इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से c इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इक्वल टू -1/2, ये माइनस को नीचे ले आ रहे हैं 1/2 को। अब यहाँ b का मान निकालो तो b c का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो b प्लस -1/2 c की जगह इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। समीकरण 1 में a b c की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। a b c का मान रखने पर तो t इक्वल टू आ जाएगा k n की पावर a का मान कितना रहा 0 तो n की पावर 0 लिख देना। l n की पावर b का मान कितना रहा b का मान 1/2 और फिर t g की पावर c है, c की पावर -1/2 तो n की पावर 0, किसी की पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना। तो ये 1 हो जाएगा, इसको हटा दो तो क्या आएगा फार्मूला t इक्वल टू k इंटू 1 l की पावर 1/2 और g की पावर ऊपर प्लस से नीचे ले जाओ उसको -1/2 हो जाएगी। और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, जब भी 1/2 लिखे तो उसको अंडर रूट लिख देना l/g। या k का जो प्रायोगिक मान होता है, प्रैक्टिकली वैल्यू जो होती है k की वो 2 पाई आती है, ध्यान रखना। सिर्फ सिंपल सरल लोलक में, सिंपल पेंडुलम का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं सरल लोलक का, तो जो k की वैल्यू आती है, k का प्रायोगिक मान, ध्यान रखना सभी में नहीं लिखना, ये सिर्फ इस सिंपल सरल लोलक वाले में लिखेंगे। प्रायोगिक मान k इक्वल टू 2 पाई होता है तो t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g। तो इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला डेराइव हो जाएगा। तो क्या करना, t प्रोपोर्शनल n l g लिख देना, a b c पावर चढ़ा देना, दोनों पक्षों की पावर लिख देना और फिर इनकी डायमेंशन लिख देना। t की डायमेंशन t होती है, m और l 0 होता है। m मास की m, लंबाई की l और गुरुत्वीय त्वरण की l/-2, एक्सेलरेशन की l/-2 होती है। पावर को नीचे उतार लेना, यहाँ a यहाँ b और यहाँ l की पावर c और t की पावर -2c। ये l दोनों समान है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, b प्लस c हो जाएगी। यहाँ b या c है, दोनों प्लस हो जाएगा। अब दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर देना, a की वैल्यू 0 है, b प्लस c की वैल्यू 0 है और -2 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c इक्वल टू -1/2, c की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो माइनस उधर जाएगा +1/2 हो जाएगा। b की वैल्यू a b c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देना। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगे। तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा, ये हो गया, ये हो गया। विमेय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए, डायमेंशन की अपने को लिमिटेशन लिखना। तो विमेय विश्लेषण की कुछ सीमाएं होती, कमियां होती। देखो इसमें कुछ सीमाएं दे रखी है, सीमाएं मतलब कमियां। तो सबसे पहली कमी ये होती है कि डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड डेराइव रिलेशन बिटवीन अमंग ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसमें दे रखा है कि विमेय विधि द्वारा उन सूत्रों की स्थापना नहीं की जा सकती जिसमें जोड़ या घटाव ज्ञात करना होता है, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है। मान लो कोई इक्वेशन है हमारे पास कि आपको कहेगी v = u + at, विमेय विधि से स्थापना कीजिए तो नहीं होगी स्थापना। जिस समीकरण में 2 या 2 से अधिक पदों का सम होता है, योग होता है या अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उनकी स्थापना हम नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ध्यान रखना, किसकी स्थापना नहीं कर सकते? जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों का सम होता है। जैसे यहाँ एक पद और 2 पद, बीच में माइनस आ गया, सम हो गया, तो इसकी स्थापना हम नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें स्थिरांक जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते। पहला 2 या 2 से अधिक पद यदि आ जाते हैं तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा, यदि कोई कांस्टेंट नियत राशि है तो उसका मान भी हम विमेय की सहायता से हम नहीं ज्ञात कर सकते। तीसरा, उन सूत्रों की स्थापना नहीं की जा सकती जिसमें त्रिकोणमिति, जैसे यह इसमें दे रखा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, एक्सपोनेंशियल सीरीज आ जाए, तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा आ जाए, लॉग वाला आ जाए, लघुगणक ये, तो उनकी स्थापना या उनकी हम जांच नहीं कर सकते हैं या विभिन्न समीकरणों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। अगला हमारे पास में दे रखा है कि यदि कोई भौतिक राशियों में 2 या 3 से अधिक भौतिक राशि आ जाती है, 4 आ जाती है, तो उस समीकरण की स्थापना, उस सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते। केवल 3 तक ये लिमिटेशन है इसकी कि 3 भौतिक राशियों तक हम सूत्र की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा यदि कोई भौतिक राशि आ जाती है तो उसकी स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। और यदि किसी भौतिक राशि में 2 या 2 से अधिक विमा यदि एक जैसी आ जाती है,
मान लो कोई फार्मूला है जिसमें 2 या 2 से अधिक डायमेंशन एक जैसी आ जाती है, तो उन सूत्रों की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। एक लास्ट इसमें यह है कि यदि कोई भौतिक राशि सदिश होगी कि या अदिश, इसका भी हम पता नहीं लगा सकते कि वेक्टर होगी कि स्केलर होगी। इसका हम विमा की सहायता से हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो मेन लिमिटेशन में बता देता आपको क्या। पहली बात, इसकी सहायता से किसी नियत राशि का मान ज्ञात नहीं कर सकते, कांस्टेंट आए तो उसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसकी सहायता से भौतिक राशि सदिश होगी कि अदिश होगी, इसका हम पता नहीं लगा पाते। जैसे वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि होती है, लेकिन दोनों की विमा LT-1 होती है, तो विमा से हम ये नहीं पता लगा सकते कि सदिश होगी कि अदिश होगी, ध्यान रखना। तो सदिश अदिश का हम ज्ञान या मान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखना, सदिश अदिश का मान ज्ञात नहीं कर सकते, नियत राशि का मान ज्ञात नहीं कर सकते। यदि लाभ आ जाए, त्रिकोणमिति आ जाए या हमारे पास चर घातांक आ जाए तो उसका मान भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। यदि कोई भौतिक राशि में 2 विमा समान वाली राशि आ जाए, यदि कोई भौतिक राशि जिसमें 2 की विमा समान है, तो उसका मान या उस समीकरण की स्थापना नहीं कर सकते। चौथी एक लास्ट चीज ये ध्यान रखना कि यदि मान लो कोई भौतिक राशि में 3 से अधिक भौतिक राशि आ जाती है, तो उस समीकरण की स्थापना भी हम नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इसकी लिमिटेशन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में है धातु की आयताकार शीट दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है और लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, 3 चीज मोटाई दे रखी है। तो सार्थक अंकों से शीट का क्षेत्रफल निकालना है और आयतन ज्ञात करना है। आयताकार शीट है ना, स्क्वायर वाली रेक्टेंगल शीट है, तो इसका अपने को एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना। तो एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि हमारे पास लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, मोटाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, LB, BH और LH है ना, AB, BC, CA। ये अपन 12th 11th तक पढ़ते हैं। यदि मान लो कोई आयताकार हमारे पास में कोई पट्टी है तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो AB + BC + CA ये फार्मूला होता है। ये A मान लिया, लंबाई को A मान लिया, इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको हमने C मान लिया। तो सामान्यतः फार्मूला तो AB + BC + CA। तो हमने भी वही किया है कि AB + BC + CA, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, लंबाई चौड़ाई मोटाई। A मतलब ये, B मतलब ये, BH ये और LH L और H ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर टोटल लगाने हैं। तो टोटल को आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से या सॉल्व करोगे तो A का मान आएगा 8.720947 मीटर स्क्वायर। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि मिनिमम कितने डिजिट है। सार्थक अंक का मतलब ये होता है कि इसमें सबसे कम कितने सार्थक, इसमें 4 सार्थक अंक है, इसमें भी 4 सार्थक अंक है सिग्निफिकेंट नंबर, और इसमें 3 है। तो 3 अंकों तक जो मान होगा वो सबसे शुद्ध मान कहलाएगा। कितना कम अंकों तक पॉइंट के बाद होगा या जितने कम सार्थक अंक है उतनी शुद्धता पूर्वक हम नाप सकते हैं। तो ये यहाँ 3 अंक तक है, तो 3 अंक वाला हमारे पास में 3 अंक तक ये मान रहेगा। तो 3 अंक तक यदि इसको निकाले तो 8.72 इसका आंसर आ जाएगा 8.72 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं कि ये आया, लेकिन अपने को पूछा कि सार्थक अंक तक निकालिए। सार्थक अंक का मतलब ये होता है सिग्निफिकेंट नंबर, जहां तक हम किसी भी भौतिक राशि को शुद्धता पूर्वक नाप सकते हैं वो उसका सार्थक अंक कहलाता है, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाता है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 3, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो ये 3 अंक होते हैं। तो 3 अंक तक ही आंसर में अपने को लिखना। यदि ये आंसर लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को सिग्निफिकेंट नंबर लिखना, सार्थक अंक लिखना, इसलिए ये आंसर सही होगा। अब जैसे वॉल्यूम में निकालना तो ABC, वॉल्यूम क्या होता है, V = ABC, वॉल्यूम का सूत्र होता है पढ़ा हुआ ABC। A का मतलब ये, B का मतलब ये, C का मतलब ये, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आंसर आएगा। अब इसमें देखो 3 अंक तक इसमें भी निकालना। अब 3 अंक कहाँ हो गए, तो शुरू में यदि 0 आ जाता पॉइंट के बाद तो उसको हम सार्थक अंक नहीं गिनते, ध्यान रखना, सार्थक अंक नहीं मानते। तो फिर 3 अंक बाद के लेना पूरे, तो 0.0885। जैसे मान लो आपको ये पूछे कि 0.003 इसमें कितने सार्थक अंक है, तो केवल एक सार्थक अंक होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि 0 आ जाए तो उसको हम गिनते नहीं है, केवल इस लास्ट डिजिट को ही गिनेंगे। उसी प्रकार से पॉइंट के बाद 0 आ गया तो उसके बाद के 3 अंक लिख के अपने को सही आंसर लिखना है।
तो इस प्रकार से वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम का 3 अंक तक सार्थक अंक 0.0855 हो जाएगा मीटर क्यूब, और ये हमारे पास 3 अंक तक 8.72। अब यहाँ पे ये 0 को हम नहीं लेंगे क्योंकि चौथा अंक हो जाएगा, ध्यान रखें। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट वाला कि विमी विधि से गति के दूसरे और तीसरे समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। तो हम यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे हैं शुद्धता की जांच करने के लिए हमारे पास। तो शुद्धता की जांच करने के लिए हम जो है विमी विधि का उपयोग करेंगे, और विमी विधि की सहायता से हम समीकरण की शुद्धता की जांच करेंगे। S = UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, एक समीकरण ये दे रखा है। अब इसमें शुद्धता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों की विमाएं ज्ञात करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, विमा मतलब डायमेंशन, ये क्या है S है, S मतलब विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, S की विमा। तो इसमें S की विमा क्या होगी, विस्थापन की विमा होती है L। अब राइट हैंड की डायमेंशन निकालो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन, डायमेंशन UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। U वेग होता है, वेलोसिटी होती है, इसकी डायमेंशन LT-1, और T की डायमेंशन T होती है, ध्यान रखना, प्लस हाफ A की डायमेंशन LT-2 होती है, और T टाइम की डायमेंशन T होती है, T का स्क्वायर। और यहाँ से हम ये -T और +1 ये कैंसिल हो जाएगा, L बचेगा, प्लस 1/2, यहाँ -2 + 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी L बचेगा। तो एलसीएम आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देना, 2L प्लस L/2 यानी 3/2L। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम डायमेंशन में सत्यता की जांच करें, शुद्धता की जांच करें, या उसकी टेस्टिंग करें हम कि प्योर होगा कि नहीं होगा, है इक्वेशंस, तो उसके लिए क्या करना है कि जो कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट में कुछ भी आ जाए, ABCD आ जाए या कोई नंबर आ जाए, तो उसको हटाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो नियत राशि को हटा देना, इसको 3/2 को हटा देना, रिमूव कर देना, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3/2 को हटा देंगे तो केवल L बचेगा। अब इसमें देखो LHS की डायमेंशन कितनी है, L है, LHS की डायमेंशन L, और RHS की कितनी है, L है, RHS की डायमेंशन भी कितनी है, L है। दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो LHS की डायमेंशन इक्वल टू RHS की डायमेंशन, दोनों डायमेंशन क्या है, इक्वल है, यानी ये समीकरण क्या होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। तो जब दोनों पक्षों की विमा यदि समान आ जाए तो वो सत्य होता है, शुद्ध होता है इक्वेशन, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में इसका सेकंड इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन V² = U² -2GS, ये दे रखा है V² = U² -2GS। इसकी शुद्धता की जांच करना। V क्या वेलोसिटी है, तो LHS की डायमेंशन निकालो पहले, LHS की विमा बराबर V² की विमा, V² की डायमेंशन विमा, V² मतलब वेलोसिटी की विमा होती है LT-1, इसकी पावर 2 चढ़ा दो, L² T-2 हो जाएगा इसकी डायमेंशन। अब RHS की डायमेंशन में आ जाओ, RHS की डायमेंशन की विमा U² -2GH, U² मतलब LT-1 का स्क्वायर, -2G मतलब LT-2, और H मतलब हाइट, हाइट की विमा L होती है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा L² T-2 -2L² T-2। अब इसमें ध्यान रखना कि कांस्टेंट राशि को हम हटा देते हैं, तो या इसमें से माइनस भी कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी नियत राशि आ जाती है उसको हटा देना, साइड्स को हटा देना। तो माइनस को हटा देंगे, या फिर इसको प्लस करो तो -L² T-2 हो जाएगा, -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा। अभी -1 कांस्टेंट होता है, इसको हटा दो तो L² -T², ये किसकी विमा होगी, LHS की, RHS, LHS की भी L² T-2। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि LHS की डायमेंशन, LHS की विमा बराबर RHS की विमा। इसलिए दिया गया समीकरण क्या होगा, सत्य होगा या शुद्ध होगा, सत्य होगा। तो इस तरह से हम दोनों साइड्स की विमा निकालेंगे, और दोनों के यदि इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि दोनों सत्य है या शुद्ध है। बस एक चीज ध्यान रखना, जो कांस्टेंट आ जाता है 1/2 आ गया, 2 आ गया, कुछ भी आ जाता है, ABC आ गया, उसको हटा देना, रिमूव कर देना।
क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई विमा नहीं होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।